नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त, अविश्वसनीय कहानी पर बात करेंगे। गुलाबो सपेरा और उनका जो कालबेलिया नृत्य है, उसकी विरासत। हमारे पास जो जानकारी है, वो एक लेख से है, जो उनके जीवन के उतार चढ़ाव और उनकी कला यात्रा को दिखाता है। हाँ, तो इस बातचीत का मकसद गुलाबो जी के शुरुआती संघर्षों को समझना है। उनकी जो असाधारण प्रतिभा थी, वो कैसे विकसित हुई और कैसे उन्होंने कालबेलिया नृत्य को दुनिया भर में पहचान दिलाई। सोचिए जरा, एक ऐसी बच्ची जिसे जन्म के समय ही दफना दिया गया था, वो आज पद्मश्री विजेता हैं और पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। चलिए इस सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ एक नृत्यांगना की नहीं, बल्कि ये एक जबरदस्त इच्छा शक्ति और अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने की कहानी है। शुरुआत तो जैसे आपने कहा, उनके जन्म से ही नाटकीय थी। 1973 में कालबेलिया समुदाय में जन्म हुआ। पहले नाम धनवंतरी रखा गया था, लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही उन्हें दफना दिया गया था। उनकी माँ और मौसी ने उन्हें बचाया। ये वाकई हैरान करने वाला है। हाँ, मतलब ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस घटना की वजह से उनके पिता को समुदाय से निकाल भी दिया गया था। फिर 1 साल की उम्र में वो इतनी बीमार हुई कि डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वो फिर बच गईं। उनके पिता वो एक सपेरा थे, पुंगी बजाकर सांपों का खेल दिखाते थे। अच्छा। वो गुलाबो को सिर्फ 6 महीने की उम्र से ही अपने साथ ले जाने लगे थे, और वहीं उन्होंने वो सांपों की तरह थिरकना, वो लचकना, वो सब सीखा। अरे वाह, तो कला की शुरुआत यहीं से हुई, किसी एकेडमी या गुरु से नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीधे प्रकृति से, सांपों की हरकतों से, पिता के संगीत से। वही घुमावदार लचकदार अंदाज जो आज कालबेलिया की पहचान है, ये सब बहुत सहजता से आया, कोई नियम नहीं थे। अच्छा, और फिर वो पुष्कर मेले वाली बात हुई, जहां उन्हें राजस्थान पर्यटन विभाग के लोगों ने देखा। तृप्ति पांडे और हिम्मत सिंह, हाँ बिल्कुल, वो एक बड़ा मोड़ था। और जयपुर जाने के बाद तो उनके जीवन का एक नया अध्याय ही शुरू हो गया। उन्हें राज्य के सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग का साथ मिला। इससे उन्हें अपनी कला को और निखारने का, दिखाने का मौका मिला। और दिलचस्प बात यह है, जैसा मैंने कहा, उन्होंने इस नृत्य को सिखाने के लिए कोई सख्त नियम नहीं बनाए कभी। शायद यही लचीलापन, यही खुलापन था जिसने उनकी कला को दुनिया भर में पहुंचाया। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि 1985 में वो सरकारी दल के साथ वॉशिंगटन DC गईं। उसके बाद तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आई वो। हाँ, बंटवारा, गुलामी, क्षत्रिय, अजूबा, इन फिल्मों में। बिल्कुल, और यहाँ तक कि बिग बॉस 5 में भी उन्हें देखा गया। इससे घर घर में लोग उन्हें जानने लगे। और फिर 2016 में पद्मश्री, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। हाँ, कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए। ये सिर्फ उनका सम्मान नहीं था, ये उस कालबेलिया कला का भी सम्मान था जिससे उन्होंने इतने संघर्षों से निकालकर पहचान दिलाई। गुलाबो सपेरा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी सिखा रही हैं। जैसे डेनमार्क में उनका एक डांस स्कूल है। अच्छा, डेनमार्क में? हाँ, और वहाँ विदेशी छात्र भी सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो राजस्थान की ग्रामीण लड़कियों को मुफ्त में सिखाती हैं। और अजमेर में भी एक स्कूल खोलने की उनकी योजना है। ये तो कमाल है, विरासत को आगे बढ़ाने का काम भी पूरी शिद्दत से जारी है। बिल्कुल, और उनकी बेटी राखी सपेरा, वो भी इसी रास्ते पर है, इस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। तो ये पूरी कहानी यही दिखाती है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात से लड़कर न सिर्फ अपनी पहचान बनाई जा सकती है, बल्कि अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को भी मजबूत करके दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। हाँ, गुलाबो सपेरा की कहानी से हम यही सीखते हैं कि जुनून और अगर दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। अपनी कला के प्रति समर्पण बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। जिस तरह गुलाबो सपेरा ने, जैसा हमने कहा, बिना किसी तय नियम या स्ट्रक्चर के कालबेलिया को दुनिया भर में फैलाया, तो ये पारंपरिक लोक कलाओं के संरक्षण और उनके वैश्विक प्रसार के बीच जो संतुलन है, उस पर एक सवाल खड़ा करता है ना, कि क्या लोकप्रियता पाने के लिए कला में बदलाव लाना जरूरी है, या फिर इससे कला का जो मूल स्वरूप है उसके खोने का खतरा रहता है। ये एक सोचने वाली बात है।